स्टार्ट हो चुकी भी है। और अच्छा, आप लोगों के सामने स्क्रीन आ गई होगी और ये हमारा पूरा रोड मैप था 4 वीक्स का। ठीक है, इसमें जो पहला था वो था हमारा अवेयरनेस एंड इमोशनल क्लैरिटी, जिसमें हमारा जो पहला लेक्चर था वो था अंडरस्टैंडिंग द इमोशंस, जो मेरे ख्याल से हमने हमारा सबसे मेजर टॉपिक था डिस्कशन में। और इमोशंस के ऊपर हम लोग फर्दर आगे 15 दिन तक डिस्कस करते रहे थे। और हम टॉक्सिक पैटर्न्स भी उसी से कनेक्ट हो रहा था, और सेल्फ अवेयरनेस पर हमने उस पर बात की थी। तो फर्स्ट वीक में हमने ये सारी चीज़ें सीखी थी, और इमोशंस के हमने बहुत सारे टाइप्स भी सीखे थे, कितने टाइप्स के इमोशंस होते हैं। फिर उसके अंदर हमने क्या क्या चीज़ें की थी। अब आप एक एक करके आप लोग बताएं, रिकॉल करें चीज़ों को। आप लोग रिकॉल करेंगे तो ज़्यादा फ़ायदा होगा। मैं तो दोबारा प्रेजेंटेशन खोल के रिकॉल कर दूंगा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप उसको रिकॉल करें, नोट्स खोलें, डायरीज़ में जाके चेक कर लें। सर सर हमने इसमें किया था 13 हैंड रेस करें, मैं नेम कॉल करूँगा, फिर आप बताइएगा। जी मिस मरियम, मरियम फवाद। जी सर हमने इमोशंस में 13 इमोशंस पढ़े थे, ठीक है, जिसमें सैडनेस, हैप्पीनेस, एंजाइटी और जो डिफरेंट टाइप ऑफ इमोशंस भी थे, ये सब थे। और फिर हमने उससे ही रिलेटेड आपने असाइनमेंट दिया था कि हमने क्या रिस्पॉन्ड करना है या क्या रिएक्शन देना है। फिर ठीक है। अच्छा, अब आप में से कोई बताएं। अच्छा, फ़राह खान ने हैंड रेस किया, आप बताइए। जी मिस फ़राह। जी सर हमने इमोशंस में किया था। आपने स्ट्रेटजीज इमोशनल अवेयरनेस की बताई थी, पर्पस बताया था इमोशंस का, रियल फेस ऑफ आवर इमोशंस बताए थे, जिसमें ये था कि ना व्हाट पीपल फील एंड हाउ, उसके लिए हमें रिएक्शन चाहिए या रिस्पांस चाहिए। एग्जैक्टली। रिएक्शन और रिस्पांस में हमने डिफरेंस बताया था। अब ठीक आप है। में से कोई बताए रिएक्शन और रिस्पांस में फ़र्क क्या है। सर बताऊं? जी जी बताएं। सर रिएक्शन होते हैं जो एकदम से हम किसी भी सिचुएशन में, जैसे अगर एकदम से गुस्सा आ गया, ठीक है, या एकदम से हम शाउट करना शुरू कर देते हैं, गुस्से की वजह से शाउट करना शुरू कर देते हैं, तो वो रिएक्शन है। ठीक है। और रिस्पॉन्स है वो जो है, हम थोड़ी देर पॉज होते हैं, सोचते हैं कि हमें किस तरह से इसको सेटल करना चाहिए, और फिर एक मतलब वो स्लोअर प्रोसेस होता है आपका। ठीक है, तो उसमें जो है ज़्यादा बेहतर आउटकम्स होते हैं, और रिएक्शन में ज़्यादा नुकसान होता है आपका। ठीक है। रिएक्शन बेसिकली जब आते हैं जब हमें बहुत गुस्सा आ रहा होता है, जब भी कहते हैं कि गुस्सा हराम है, तो हम रिएक्शन जो है वो फौरी तौर पे इसलिए देते हैं कि हमें कोई चीज़ या तो बहुत बुरी लगती है, या हम अचानक से किसी चीज़ पे बहुत खुश हो जाते हैं। तो हम किसी से कोई वादा कर लेते हैं या कोई ऐसी बात बता देते हैं जो नहीं बतानी चाहिए। तो रिएक्शन हमेशा 100% जो है वो आप अगर ऐसी सिचुएशन होती है ख़राब, तो रिएक्शन जो है वो हमेशा आपके लिए नुकसानदेह होता है। लेकिन अगर हम बात करते हैं कि कोई हमारे सामने खुदा न खास्ता एक ऐसा जानवर आ जाए जो हमें नुकसान पहुंचा सकता है, तो वहाँ पर फिर हमें रिएक्शन चाहिए होता है या रिस्पांस चाहिए होता है। सर वहाँ पे रिएक्शन। ऑब्वियसली रिएक्शन चाहिए होता है। वहाँ पे रिएक्शन चाहिए होता है, सिंपली सिंपल है। अब वो रिएक्शन क्या होगा। सर फाइट और फ्लाइट वाला ऑप्शन जो होता है ना आपके पास, एग्जैक्टली। तो वो होता है। सेल्फ डिफेंस की बात आ जाती है, तो उसमें जाहिर सी बात है वहाँ पे आप सोच नहीं सकते, और वहाँ पे आपको फौरी तौर पे रिएक्ट करना होता है, तब आप अपनी जान बचा सकते हैं। फॉर एग्जांपल, आपने पीछे पलट के देखा, आप सी साइड पे हैं और एकदम से बहुत ऊंची वेव आ रही है। अब आप ये बैठ के कैलकुलेट तो नहीं करेंगे इतनी ऊंची है, यहाँ तक पहुँचेगी, इतना टाइम लगेगा, नहीं। फिर आपने फौरी तौर पर रिएक्ट करना होता है, वहाँ से भागना होता है।
तो कहीं पे आपको रिएक्शन देना लाजमी होता है, लेकिन वो बहुत कम सिचुएशंस होती हैं। लेकिन ज़्यादातर हम लोग क्या कर रहे होते हैं, किसी से बात कर रहे हैं या कुछ वॉट एवर, हम बाहर हैं कहीं, किसी से कुछ ज़रा सी बात हो गई तो वहाँ पे हम रिएक्शन जो देते हैं वो ख़तरनाक होता है। ठीक है, मिस फरहा आपने हैंड रेज किया हुआ। जी सर, मैंने ही बताया था, आगे भी बता दूं जो टॉक्सिक पैटर्न्स का, जी बताएं। या कोई और बताना चाहेगा? सर मैं बता देती हूँ। इसके बाद हमने सर टॉक्सिक पैटर्न्स किए थे। ये मेरे लिए थोड़ा कंफ्यूजिंग था इस लिहाज से, जो मुझे चीज़ें समझ में नहीं आई थी इसमें, कि सर आपने ये बताया था कि 2 तरह के पैटर्न्स होते हैं, एक इनर पैटर्न होता है, एक आउटर पैटर्न होता है। जी ठीक है, और एक आपने बताया था इंटरनल टॉक्सिक पैटर्न्स। तो ये इंटरनल टॉक्सिक पैटर्न और इनर पैटर्न एक ही चीज़ है? जी जी, ये एक ही है, उसी टर्म को मैंने आपको बताया था। दो ही पैटर्न्स होते हैं, इनर होते हैं और आउटर होते हैं। उसको फर्दर डिफाइन करने के लिए बताया था मैंने आपको। जी। अच्छा सर, इसमें आपने ये बताया था कि 2 तरह के पैटर्न होते हैं, जैसे मिसाल के तौर पे आपने शाउटिंग की मिसाल दी थी कि ये एक स्ट्रेंज सिचुएशन है, लेकिन बहुत ज़्यादा एकदम से शाउटिंग करना, ये पूरा एक जो पैटर्न बनता है ना कि आप कंटिन्यूअस एक चीज़ को कर रहे हैं, तो वो आपका जो है ना पैटर्न क्रिएट होता है। मतलब एक दफ़ा में अगर कोई चीज़ हुई हो तो वो पैटर्न नहीं कहलाता है, लेकिन अगर कंटिन्यूअस वो चीज़ हो रही हो तो वो पैटर्न क्रिएट करता है, और फिर वो देखा जाता है कि वो टॉक्सिक पैटर्न इनर है या आउटर है। एग्जैक्टली, वेरी गुड। बेसिकली इनर पैट जो आपका कोई भी ऐसी चीज़ जो कि आपको लॉन्ग टर्म लेके जा रही है, तो वो आपका पैटर्न क्रिएट होता है। वक्ती तौर पे अगर कोई चीज़ हो रही है, इट्स ओके, इट्स फाइन। ठीक है। अब फॉर एग्जांपल मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि आपको एक दफ़ा गुस्सा आता है, घर में किसी ने, बच्चों ने कुछ कर दिया, कोई चीज़ गिरा दी, कोई चीज़ तोड़ दी। अब आपको अगर एक दफ़ा गुस्सा आया, आपने शाउट किया, डांटा, मारा, वॉट एवर, तो वो पैटर्न नहीं है, वो एक दफ़ा एक रिएक्शन था, रिस्पॉन्स था, वॉट एवर, वो आपने दे दिया। ठीक है, वो हो गया। अब उसी बात को लेकर आप सोचे जा रही हैं, और कल भी उसको डांट दिया, परसों भी उसको डांट दिया, और उसके बाद 10 दिन के बाद, 2 महीने बाद आपको याद आया इसने एक चीज़ तोड़ी थी, आपने फिर उसको डांट। नाउ दिस इज़ पैटर्न। अब वो पैटर्न क्रिएट हो रहा है। एक चीज़ हो गई, आपने उसका रिस्पॉन्ड दे दिया या आपने उसका रिएक्शन दे दिया, वो बात ख़त्म हो गई, दैट्स इट। अब आपको आगे बढ़ना चाहिए। लेकिन अगर वही चीज़ बार बार आपके जहन में आई जा रही है और आप उसी तरह से बिहेव कर रहे हैं, जैसे हम कहते हैं चाइल्डहुड ट्रॉमा। चाइल्डहुड ट्रॉमा क्या है? ये आपका इनर पैटर्न है। ठीक है, बचपन में आपके साथ कभी कोई ऐसी बुरी चीज़ हुई, आज भी आपको याद आती है, और जब याद आती है आपको गुस्सा आता है, और जब आपको गुस्सा आता है आप अपनी चीज़ें फेंक देते हैं या किसी से बात नहीं करते, तो ये पैटर्न है। ठीक है, अगर एक सर दफ़ा ये होता तो है तो आपका इट्स इनर नॉट अ पैटर्न प्रॉब्लम। हो गया, लेकिन सर आउटर, ये जो आपने शाउटिंग की इससे पहले मिसाल दी थी, तो अगर बार बार बच्चे गड़बड़ कर रहे हैं और बार बार फिर आप शाउट कर रहे हैं, एक दिन भी किया, दूसरे दिन, या एक दिन में कई दफ़ा हो गया, तो अगर एक पैटर्न क्रिएट हो जाता है तो फिर ये इनर में आता है या आउटर में आता है? क्योंकि ये आउटर का इफेक्ट है, और जो अंदर आपके, मतलब पिछले बच्चों ने गड़बड़ की तो उसका भी गुस्सा जमा है, अगला भी गड़बड़ की तो उसका भी गुस्सा जमा है, तो वो इनर भी हो सकता है। तो ये आउटर में आएगा या इनर में आएगा? देखें, अगर बच्चे आप कोई मैस क्रिएट कर रहे हैं, तो वो पैटर्न आपका जब बनेगा जब आप बार बार सोच के उस एक ही चीज़ को सोच के कर रहे हैं। अगर वो एक्टिविटी बार बार हो रही है तो फिर वो पैटर्न नहीं बन रहा। फिर यू हैव टू वर्क ऑन योर चाइल्ड कि ये रोज़ ऐसा क्यों करता है। समझ में, एक चीज़ अगर हो गई, एक एक्टिविटी हो गई, और उसको सोच सोच के आप आगे बिहेव, उस तरह से आपका बिहेवियर ख़राब हो रहा है, आपको गुस्सा आ रहा है, या आप वॉट एवर जो भी आप चीज़ें करें, तो वो पैटर्न बनता है। ठीक है, अगर एक चीज़, एक एक्टिविटी बार बार हुई जा रही है, तो फिर आपने उस एक्टिविटी को रोकना है, ना कि आपने अपने पैटर्न को देखना है। ठीक है। वो पैटर्न क्रिएट नहीं होता वो? नहीं नहीं नहीं, वो पैटर्न क्रिएट नहीं होता। एक दफ़ा एक्टिविटी अगर हो गई और आप बस उसी को सोच के आगे चले जा रहे हैं, तो वो पैटर्न क्रिएट हो रहा है। लेकिन एक ही एक्टिविटी बार बार हो रही है तो फिर वो नहीं हो। देखिए, मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल दूं। इस वक्त हमारे यहाँ कराची यूनिवर्सिटी का रोड है, जो यूनिवर्सिटी रोड है, वहाँ पे ट्रैफिक है। जी। ठीक है, क्योंकि वहाँ पे बहुत बुरा हाल है। अब मैं अगर एक दफ़ा वहाँ से गुजर गया, ठीक है, तो मैं दोबारा वहाँ से नहीं गुजरूँगा ना। अब ऐसा तो नहीं है कि मुझे पता भी है वहाँ ट्रैफिक है, मैं बार बार उसी रोड पे भी जा रहा हूँ और फिर मुझे गुस्सा भी आ रहा है, मैं वहीं पे फंस रहा हूँ। मैं कोशिश करूँगा मैं अपनी वहाँ से जगह बदल लूँ, वहाँ से मैं निकल जाऊँ। ठीक है। तो इसी तरीके से अगर आपने कहा कि आपके बच्चे जो हैं वो बार बार जो है वो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं, तो फिर आपने उस जगह पे काम करना है, आपने उनको समझाना है। मेक सेंस? जी। जी सर, समझ में आ गया। अच्छा सर, इसके बाद हमने आपने टॉक्सिक पैटर्न्स का की वजह बताई थी कि जैसे कंट्रोल एंड मैनिपुलेशन है, ओवरलुक नीड्स हैं, लैक ऑफ इमोशनल सपोर्ट है,
लैक ऑफ ट्रस्ट है, लॉस ऑफ आइडेंटिटी है, ये सब कुछ है जो टॉक्सिक पैटर्न्स की वजह बनते हैं। जी ठीक है, और फिर इन टॉक्सिक पैटर्न्स को कैसे ब्रेक करना है ये आपने बताया था कि एक्सेप्ट अ स्मॉल टास्क, रिफ्यूज द नेक्स्ट फ्यू रिक्वेस्ट, ठीक है, विद पोलाइट रीजंस। मतलब ये किस तरह से करना है, एक्सेप्ट एक्सेप्ट वन मोर स्मॉल टास्क लेटर देन इंक्रीज द रिफ्यूज़ल। तो फ्रीक्वेंसी ये जो आपने बताया था कि एक एक करके छोटा छोटा करके आपने मतलब एकदम से किसी को नो नहीं कहते, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता, जो आपने अपनी मिसाल दी थी कि किसी ने आपसे प्रोजेक्ट बनवाया था और फिर इस तरह से, तो आपने किस तरह से करके उनको एक एक स्टेप में मना किया था। जी बिल्कुल ऐसी है। अच्छा, ठीक है, उसके मैनिपुलेशन जो है ना एक टॉपिक ऐसा था जो कि उसमें मैं आपको अभी कुछ एग्जांपल्स दे दूंगा। मैनिपुलेशन कितने टाइप की होती है, ठीक है। एक पर्सनल भी होती है, फिर कुछ ऐसी मैनिपुलेशंस होती हैं जो हमें पता नहीं चलता। एक मैनिपुलेशन तो वो होती है कि कोई आपको डांट रहा है, कोई किसका बिहेवियर आपके साथ बुरा है। लेकिन एक मैनिपुलेशन ऐसी होती है जो आपको पता ही नहीं चलता कि आपके साथ हो क्या रहा है, आपको बहुत प्यार से यूज़ किया जा रहा होता है। तो ये भी एक टाइप ऑफ मैनिपुलेशन ही होती है। जी आप सही। कंटिन्यू करें। सर इसके बाद आपने रिलेशनशिप पे बताया था, जो हमारा वीक 2 का था रिलेशनशिप्स एंड बाउंड्रीज, तो उसमें सेशन 4 था हेल्दी वर्सेस टॉक्सिक रिलेशनशिप। इस पे आपने हेल्दी रिलेशनशिप पे पहले बात की थी कि ना वो होती क्या चीज़ है, उसकी डेफिनेशन थी, और उसके बाद डिफरेंस बिटवीन हेल्दी एंड टॉक्सिक रिलेशनशिप था कि बंदे को फिर व्हाट मेक्स अ पर्सन टॉक्सिक, वो क्यों होता है, और फिर मैनिपुलेशन और कंट्रोल में क्या फ़र्क होता है, ये आपने बताया था कि मतलब मैनिपुलेशन जो होती है वो हिडन होती है और कंट्रोल जो है वो ओपन होता है, ओपन होता है। डायरेक्ट होता बिल्कुल है। बिल्कुल बिल्कुल। मतलब एक सामने सामने नज़र आ रहा होता है। मैनिपुलेशन जो है वो बंदा जो है माइंड में बहुत कुछ चल रहा होता है, लेकिन वो आपको ज़ाहिर नहीं किए बगैर जो है ना आपको मैनिपुलेट कर रहा होता है। बिल्कुल सामने ऐसी से वो अच्छा होता है। है। बिल्कुल ऐसी है। इसके अलावा आपने टाइप्स ऑफ टॉक्सिक पीपल बताए थे कि जैसे मैनिपुलेटर है, नार्सिसिस्ट है, ड्रामा है, क्रिएटर है, या एनर्जी ड्रेनर है, या क्रॉनिक क्रिटिक है। तो ये सब जो है टाइप्स ऑफ टॉक्सिक पीपल हैं। इसके बाद आपने टॉक्सिक रिलेशनशिप एंड मेंटल हेल्थ पे बताया था, हम्म, और हाउ टू डील विद टॉक्सिक पीपल के उनके साथ आप बाउंड्री सेट करें, लिमिट एक्सपोजर है, स्टॉप एक्सप्लेनिंग एवरीथिंग। ठीक है, इसके अलावा भी 3-4 पॉइंट्स और थे, जैसे डोंट एंगेज इन ड्रामा, स्ट्रेंथन सेल्फ कॉन्फिडेंस, बिल्ड अ सपोर्ट सिस्टम, हम्म, नो व्हेन टू वॉक। ठीक है, ये सब कुछ हुआ था। उसके बाद आपने असाइनमेंट दिया था सर, और उसके बाद हमारे पास शायद कम्युनिकेशन शुरू हुआ था आई गेस। ठीक है। चलें। जी सर, इसके बाद हमारे पास कम्युनिकेशन था। और कोई कंट्रीब्यूट करना चाहे आज? सर मैं तो चाह रही हूँ कि थोड़ा रिव्यू आप दे दें। नहीं नहीं, आप करें तो ज़्यादा बेहतर है, ताकि उसमें अगर बीच में कोई आप लोगों को कंफ्यूजन हो, कोई बात हो, तो फिर मैं आपको वहाँ पे क्लियर करूँगा ना। अभी मैंने एक पॉइंट लिखा है जिसको मैं भी एक्सप्लेन करूँगा मैनिपुलेशन के हवाले से ना। मिस मरियम। सर खुद से करने में ना ज़्यादा सही हो रहा है, समझ में आ रहा है। जी 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 बिल्कुल ऐसी है। मैं भी कर दूंगा एंड में, इंशाल्लाह। आप लोग भी पॉइंट बताइए, फिर मैं भी एंड में कर दूंगा, उसमें कोई मसला नहीं है। जी मिस मरियम, आपने हैंड रेज किया। जी सर। सर मेरा सवाल ये है कि कम्युनिकेशन से रिलेटेड हम्म, कि एक टोन होती है, एक वर्ड्स है। अब मोस्टली लोग टोन के ऊपर इतना फोकस नहीं कर रहे होते, और दूसरा इंसान तो टोन देख रहा होता है कि मुझे क्या फील हो रहा है। अगर इसने इस तरह बात की है, शायद बज़ाहिर ऐसी बात नहीं है, लेकिन टोन से ऐसे लग रहा है कि ये इसके पीछे रीजन है या हम्म, इस तरह। तो हम्म, लेकिन अगर आप वो उसके अकॉर्डिंग एक्ट करें, तो अगला बंदा उसको डिनाई कर देता है कि हम्म, मैंने तो ऐसा कहा ही नहीं है। हम्म, तो हमें उसके वर्ड्स को फोकस करना चाहिए या टोन को, क्योंकि हमें तो टोन फील हो रही है ना कि वो कोई नहीं बात करना चाह रहा, हम्म, लेकिन वो वर्ड्स में नहीं कह रहा कि मैं नहीं बात कर रही। हम्म। तो इस वजह से मिसकम्युनिकेशन होती है। तो क्या हमें वो वाले मीनिंग्स फोकस ज्यादा किस पे करना चाहिए, वर्ड्स पे, टोन पे, या हिडन उसका मीनिंग अगर कोई हमें लग रहा हो कि इसमें इनडायरेक्टली ये बात कन्वे हो रही है। देखिए, कम्युनिकेशन जो होती है ना, बहुत सारी चीज़ों को मिला के बनती है। कम्युनिकेशन के अंदर टोन भी आ जाती है, वर्ड्स यानी जिसको आप वोकेबलरी कहते हैं वो भी आ जाती है कि ये किस तरह की वोकेबलरी यूज़ कर रहे हैं, स्लैंग वर्ड्स यूज़ कर रहे हैं या अच्छी आप जनाब वाली बात कर रहे हैं। फिर उसमें बॉडी लैंग्वेज का भी बहुत ज़्यादा किरदार होता है कि उनकी बॉडी लैंग्वेज कैसी है। दूसरी चीज़ ये कि वो उनकी जो है वो फेस एक्सप्रेशंस कैसे हैं।
ठीक है, टोन, हर चीज़ उसमें मैटर करती है। तो जब आप किसी से बात करें तो आपको हर चीज़ के ऊपर फोकस रखना चाहिए, ताकि आप उनकी इंटेंशन को समझ सकें कि उनकी इंटेंशन क्या है। अगरचे तो उनकी इंटेंशन कोई इतनी अच्छी ख़ास नहीं है और आपको लगता है कि वो आपको इग्नोर कर रहे हैं या बस ज़बरदस्ती आपसे बात कर रहे हैं, तो डेफिनेटली यू हैव टू एक्ट अकॉर्डिंगली। ठीक है। अच्छा, एक जो चीज़ होती है, बाज़ वक़्त कन्फ्यूजन होती है, कुछ लोग होते हैं उनकी टोन सही नहीं होती, लेकिन वो खुद सही होते हैं, अच्छे होते हैं, बात भी सही कर रहे होते हैं, लेकिन कुछ लोगों की आदत होती है जिसको हम कहते हैं लठ मार। बात करने का अंदाज़ ही उनका अलग तरीके का होता है। जब वो बात करेंगे किसी से तो लोग समझेंगे कि बदतमीज़ी कर रहे हैं, लेकिन अंदर से वो लोग बहुत सॉफ्ट होते हैं। तो वो एक अलहदा बात होती है। उसमें आपको पता होना चाहिए उसके करैक्टर के बारे में, उसको आप जानते हो, तो फिर तो आप कह सकते हैं कि नहीं यार इसकी चलो बोलने की आदत ऐसी है। लेकिन जब कोई ऐसा शख्स जिसको आप जानते नहीं हैं, तो फिर वहाँ पे प्रॉब्लम्स होती हैं। तो उसके लिए आपको प्रॉपर देखना पड़ता है कि ये बात क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, सराउंडिंग्स क्या है हमारी, फेस एक्सप्रेशंस इनका कैसा है, इनका आई कांटेक्ट है या नहीं है आपके साथ। तो ये सारी चीज़ें मैटर करती हैं। इसी तरह जब आप किसी से कम्युनिकेट करते हैं तो भी आपको इन तमाम चीज़ों का ख्याल रखना पड़ता है, क्योंकि सामने वाला शख्स आपकी हर चीज़ को जो है वो देख रहा होता है। ख़ास करके अगर वो प्रोफेशनल हो या आप बहुत ज़्यादा सोशल हो, तो फिर उसको अंदाज़ा होता है इन तमाम चीज़ों का। सर इसमें दो तरह के भी तो लोग होते हैं ना, जैसे आप बताएं तो इसमें दो तरह के लोग होते हैं। एक तो वो लोग होते हैं जो जज्बाती भी होते हैं, तो उनके टोन में आ जाता है कि हम जानते हैं इनको पहले से कि ये इस टाइप की नहीं है, मतलब लेकिन ये बात ऐसे करते हैं जैसे लड़ रही है सामने वाले से, ऐसा लगता है जैसे, बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल वो तो ऐसे ही उनको तो हम जानते हैं। लेकिन बाज लोग सर ऐसे होते हैं जिनकी अगर हमें कोई बात बुरी लगे तो हमें ये कहा जाता है कि नहीं ये कोई बात दिल में नहीं रखते, ये हर बात जबान पे कह देते हैं, वैसे दिल की बहुत अच्छी है ये, मतलब बुरी नहीं है। तो एक बंदा जब हर चीज़ जैसे क्या कहा जाता है, ज़बान जो है वो दिल का चमचा होता है। तो जब वो आपने हर चीज़ दिल से निकाल ही दी तो इसका मतलब है आपके दिल में कुछ था ना, तभी आपने कहा। तो हम ये कैसे दूसरे वाले को कह सकते हैं नहीं दिल की बहुत अच्छी है, बस ये इसकी आदत है कि हर बात मुँह पे बोल देती है, आउटस्पोकन है थोड़ी-सी। तो इसमें तो बात साफ ज़ाहिर हो रही होती है कि सामने वाला सही नहीं है आपके साथ, कम्युनिकेशन उसकी सही नहीं है या वो खुद सही नहीं है। लेकिन जब एक चीज़ ज़ाहिर हो गई तो बस फिर ज़ाहिर हो गई ना, फिर तो उसमें कोई चीज़ छुपी नहीं है, फिर तो आपको अंदाज़ा लगाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन द पॉइंट हियर इज़ कि मैंने जब आपको प्रेजेंटेशन दी थी इसकी कम्युनिकेशन की, तो मैंने आपको कहा था यू हैव टू स्टॉप, वैलिडेट, एस्क क्वेश्चंस, उसके बाद फिर आप आगे उससे बात करें। उसका मतलब ये है कि फॉर एग्जांपल अगर कोई आपसे रूटली बात कर रहा है तो आप उससे कंफर्म करें कि वाई आप इस तरह से क्यों बात कर रहे हैं। यू हैव टू बी वेरी कॉन्फिडेंट। अगर कोई आपसे इस तरह बात करे बाहर, तो ना तो आपको बर्दाश्त करने की ज़रूरत है। बर्दाश्त से मुराद ये नहीं कि आप बिल्कुल ही उसको बदतमीज़ी कर दें या सुना दें। पॉइंट है इसके आप प्यार से बोलें कि आप इस तरह क्यों बात कर रहे हैं, आपको कोई प्रॉब्लम है मुझसे, या आपने कुछ और मेरे बारे में सुना हुआ है। तो बाज़ औक़ात कुछ ऐसी चीज़ें भी होती हैं जो आपको नहीं पता होता, तो यू हैव टू वैलिडेट, आप वहाँ पे बात करें। तो यहाँ पे जब आप क्वेश्चंस करेंगे, उनसे क्रॉस क्वेश्चनिंग करेंगे तो चीज़ें बेहतर हो जाती हैं बाज़ औक़ात। सर यही तो ये इसी से रिलेटेड था मेरा क्वेश्चन। अब के दो तरह के लोग ना, ये एक ही तरह के लोग हैं और हम ही उनको मार्जिन दिए जा रहे हैं। हम उनको जानते हैं तो वो दिल के बुरे नहीं है या हमें उनकी आदत का पता है, लेकिन हम उनकी इस रूड बोलने की आदत को हम क्यों बर्दाश्त नहीं, क्यों मार्जिन नहीं, कि हमें पता है कि वो तो है ही ऐसे, उनका तो स्टाइल ही यही है, तो हम ये तो सही नहीं है ना। नहीं सही नहीं है, लेकिन आप उसको ठीक करें ना, आप क्वेश्चनिंग करें, आप उनसे बात करें। आप फौरी तौर पे एक दिन में तो किसी को ठीक नहीं कर सकते, आपको आहिस्ता आहिस्ता ठीक करना पड़ेगा। कैसे ठीक करना पड़ेगा? कम्युनिकेशन आपको अपनी बेहतर करनी पड़ेगी उनके साथ। कम्युनिकेशन बेहतर करने का मकसद ये है कि जब आप उनसे बात करें तो आप बीच में उनको क्वेश्चंस करें, उनको किसी और जगह हल्के से डाइवर्ट कर दें, किसी और बात को शुरू कर दें। जब आप देखें कि बात के बीच में अग्रेशंस हो रही हैं, वो आप बात कर रहे हैं, वो बात कर रहे हैं, आपने कोई चीज़ ऐसी कह दी, मतलब उनका लहजा ख़राब था, आपने भी कोई ऐसी बात कह दी, अब बीच में एग्रेशन आ गई, थोड़ा सा जैसे कहते हैं ना गहमा गहमी हो गई, तो आपको समझ में आ गया, आप बात को कहीं और डाइवर्ट कर दें, इधर उधर कर दें। देखिए होता ये है कि हम हमेशा, हमसे मुराद मतलब कोई भी शख्स जीतने की कोशिश करता है कि अगर सामने वाला शाउट कर रहा है तो क्यों कर रहा है मेरे ऊपर। लेकिन बात यह है कि हम जब पढ़ लेते हैं ना किसी चीज़ को, हमारे नॉलेज आ जाती है, जिसको कहते हैं पढ़े लिखे, या हम उसको क्या कहें बाशऊर। तो हमारा बेसिकली पढ़ने का मकसद ही ये है कि हमें शऊर आ जाए। जब हमें आ जाएगा ना तो फिर हम उनको अपनी तरह से कंट्रोल करेंगे, ना कि उनकी तरह से, क्योंकि हमें पता है सामने वाला गलत है, तो उसको गलत प्रूफ करने से चीज़ें ठीक नहीं होंगी।
ठीक इस तरह से होगी कि हम अच्छा ठीक है, हाँ अच्छा ये बताओ उसका क्या हुआ, इधर उधर कर दें उसको, बात को इधर उधर कर, फिर अगले दिन जब दोबारा बात हो या थोड़ी देर के बाद दोबारा बात हो तो फिर आहिस्ता से पोलाइटली उसी टॉपिक को हल्के से छेड़ दें, फिर आप बात करें, उसके बाद फिर पता चल थोड़ा सा और लंबी बात होगी, फिर मामला थोड़ा सा सॉल्व होने लगेगा, फिर देखें एग्रेशन आ गई, फिर बात को इधर उधर कर दें, चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता ही मोल्ड होती हैं, आहिस्ता आहिस्ता ही जो है वो बेहतरी की तरफ जाती है। तो अगर आप किसी रिलेशनशिप को कायम रखना चाह रहे हैं, घर में हो, ऑफिस में हो, बाहर हो, वॉट एवर, तो आपको आहिस्ता आहिस्ता उसको ठीक करना पड़ेगा। वो एक एग्जाम्पल है ना कि आप अगर लचक होगी टहनी में तो वो बर्दाश्त करेगी, वो टूटेगी नहीं, लेकिन अगर लचक नहीं होगी तो वो टूट जाएगी। तो एक तरफ से अगर ऐसा हो जाएगा तो फिर मामला बेहतर हो जाते हैं। सर, जी एक मुझे सवाल पूछना था कि अक्सर ये होता है कि हम किसी से कम्युनिकेट करना चाह रहे होते हैं, बट वो जो शख्स होता है वो किसी भी तरह से आप पे अग्री नहीं कर रहा होता है, तो उस टाइम पे अपने इमोशंस को हमें किस तरह से मैनेज करना है, बिकॉज उस दैट्स द टाइम व्हेन आई स्नैप, लाइक लूज कर जाते हैं। देखें, डिपेंड्स के सिचुएशन क्या है, आपका मकसद क्या है, उनका मकसद क्या है, और उसके बाद डिपेंड करता है कि वो रिलेशनशिप क्या है। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं एक क्लाइंट से के पास था और ही वॉज़ वेरी बिज़ी और मैं अपना बड़ा टाइम निकाल के वहाँ पहुँचा था। अब वो मुझसे बात इसलिए नहीं कर रहा था, उसकी दो वजूहत थी। एक तो वो वाकई बिज़ी था और दूसरी वजह ये थी कि उसको मुझे पेमेंट नहीं करनी थी उस वक्त। तो दैट्स द सेम प्रॉब्लम। बाज़ औक़ात हम रिलेशनशिप में भी ऐसे आ जाते हैं कि हम चीज़ों को आगे लेके नहीं चल पाते। उसकी वजह ये होती है कि कहीं ना कहीं कोई लूप होल होता है। तो यू हैव टू फर्स्ट आइडेंटिफाई कि वो प्रॉब्लम क्या है, वो वजह क्या है। फिर उसके बाद आपको पहले उसके सोल्यूशन को आपने खुद ढूंढना होता है कि अच्छा ये सोल्यूशन इसका निकल सकता है, जो सामने वाले के लिए भी बेहतर रहेगा, मेरे लिए भी। कोई मिडल जो वे होता है वो निकालना होता है। उसके बाद अकॉर्डिंगली उसके ऊपर बात करनी होती है, फिर उसको उस चैट पे लाना पड़ता है। फॉर एग्ज़ाम्पल वो जिस क्लाइंट की मैं बात कर रहा था, तो मैंने फिर उसको एक प्रपोज़ल दिया। मैंने कहा ठीक है, आई नो आपका बिज़नेस ठीक नहीं चल रहा, बट हमें भी ज़्यादा उसको बेहतर करना है, हमें भी अपनी चीज़ों को चलाना है। तो फिर मैंने कोई मिडिल रास्ता निकाल के उनको एक प्रपोज़ल दिया, फिर उन्होंने बात की, तो चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता सेटल होना शुरू हो गई। तो बाज़ औक़ात सॉल्यूशंस हमें खुद निकाल के सामने वाले के सामने रखने पड़ते हैं कि देखो या तो ए या फिर बी या फिर सी, अब इसमें से कोई चूज़ कर लेते हैं ताकि दोनों के लिए फ़ायदा हो। अब इस सिचुएशन को या इस एग्ज़ाम्पल को आप किसी भी रिलेशन के ऊपर रख सकती हैं। घर में आपके स्पाउस के साथ हो, आपके क्या कहते हैं कुलीग के साथ हो, बॉस के साथ हो, किसी के भी साथ हो। लेकिन सर जैसे मरियम ने कहा, तो ये रिलेशनशिप पे डिपेंड करता है कौन सा रिलेशनशिप है, जो मुझे लगता है यस कि यस अभी ने एग्जैक्टली। these relationships में ना, जैसे आपका तो क्लाइंट वाला मामला था, आपने वो कर लिया, लेकिन जो एक आपका रिलेशनशिप बना हुआ होता है, आप एक ही घर में साथ रहे हैं, आपको हर दफ़ा उनकी शक्ल देखनी है या जो भी आपको उनके साथ मुस्तकिल रहना है, तो फिर उसमें ये होता है कि एक स्पाउस की रिलेशनशिप है, जैसे इन्होंने बात की, कि उसमें ये फ़र्क आता है कि सामने वाला सुनने वाला बने, पहले समझने की कोशिश करे। ऐसे भी होते हैं, देखे हैं, जो है ना बिल्कुल बैठ के बात करने को तैयार नहीं होते। बिल्कुल बिल्कुल दूसरी ऐसे। चीज़ ये रिलेशनशिप से रिलेटेड कि कभी ऐसा होता है कि आप सास बहू के रिश्ते में होते हैं, तो उस वक्त भी ऐसा देखा गया है कि हस्बैंड थोड़ा खामोश करा देते, कोई बात नहीं, बड़ी हैं, बर्दाश्त कर लो, माँ का दर्जा है, ये वो इस तरह से, मतलब वो बैठ के बात करने वाली नौबत नहीं आती है, और जब भी आएगी तब भी लड़ाई होगी, वही वाली बात। या फिर ऐसा भी देखा गया है कि अगर देवरानी जेठानी में ऐसा हो रहा है, तो सास खामोश करा देती हैं कि भाई छोड़ दो, इसकी आदत है ऐसी। ठीक है, इसको हमने मतलब मैंने खुद देखा है। तो वो अगर एक देवरानी जेठानी में 17 ईयर्स तक नहीं बनी, वो हुआ, तो अब जो नेक्स्ट देवरानी गई, तो उन्होंने कहा नहीं भाई, पहले वाली की 17 साल उसने बनाने की कोशिश की, नहीं बनी उसकी। इसका मिजाज ही ऐसा है कि इसकी नहीं बनेगी, और ये हमेशा शाउट करेगी या हमेशा ड्रामा क्रिएट होगा। तो वहाँ सास आपको स्टॉप कर देती हैं कि बात करने का भी फ़ायदा नहीं है। तो इट डिपेंड्स ऑन रिलेशन टू रिलेशन, जो मुझे समझ में आता है। बॉस और टीचर का अलग होता है, बॉस टीचर और स्टूडेंट का अलग होता है। तो डिपेंड्स कि आप कौन से रिलेशनशिप में हैं, जहाँ पे ये कम्युनिकेशन स्किल्स आपके काम आएंगी, नहीं आएंगी। बहुत सारी चीज़ों पे आपको इग्नोर भी करना होता है, हर चीज़ ठीक नहीं हो सकती। कहीं पे आपको चीज़ों को एज़ इट इज़ लेके चलना होता है, जिसको आप कहते हैं घसीटना पड़ता है आपको अपने साथ। तो बहुत सारी सिचुएशंस बिल्कुल ऐसी होती हैं, वहाँ पर आप इमोशनल इंटेलिजेंस से काम लेते हैं। इमोशनल और इंटेलिजेंस से कि इग्नोर करना सीख लें, ज़्यादा बहस ना करें, किसी वो ने बोल दिया हाँ अच्छा कम्युनिकेशन ठीक है। कोई चीज़ें चलती भी नहीं है। जैसे बॉस के मामले में भी ऐसे ही होता है कि आपको फिर जैसे होता है ना कि नहीं, यहीं पे करना है और बना के रखनी है, जी 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 बिल्कुल।
तो फिर वहाँ पे भी आपको खामोशी रहना पड़ता है बहुत सी बातों पर। एग्जैक्टली वहाँ पे वही ना आपकी इमोशनल इंटेलिजेंस आ जाती है कि अब आप अपने आप को कैसे कंट्रोल करेंगे, अपने इमोशंस को कैसे कंट्रोल करेंगे। उसको सीखने का बेसिकली मकसद ही यही है कि जहाँ हम अपने कंट्रोल को लूज़ कर देते हैं कि हम उस सिचुएशन में कुछ नहीं कर सकते। ये आपको याद होगा मैंने कौन से लेक्चर में मैंने आपको पढ़ाया था, वहाँ पे मैंने आपको बताया था एक वो चीज़ें हैं जो हमारे कंट्रोल में, एक वो चीज़ें जो बियॉन्ड कंट्रोल हैं जिसको हम कर ही नहीं सकते कंट्रोल, और एक वो चीज़ें हैं जहाँ पे हम कंट्रोल नहीं कर सकते बट हम इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। तो ये उन चीज़ों को आप सामने रख के देखेंगे मुख्तलिफ़ सिचुएशंस को, तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पर मेरे कंट्रोल में चीज़ें हैं या मेरे कंट्रोल में नहीं हैं, या फिर मैं सिर्फ इन्फ्लुएंस कर सकती हूँ। तो फिर अकॉर्डिंगली फिर आपको एक्ट करना पड़ता है, क्योंकि मैंने आपको बताया चाहे किसी भी किस्म का रिलेशन हो, आपकी ज़िंदगी जो है ना वो बहुत सारे स्किल्स के इर्द गिर्द बेस करती है। वो सारे स्किल्स हमने इसमें जो है वो डिस्कस किए हैं, जिसमें कम्युनिकेशन भी है, सेटिंग बाउंड्रीज़ भी है, इमोशंस भी हैं, सेल्फ अवेयरनेस भी है, टाइम मैनेजमेंट भी है, स्ट्रेस और ओवर थिंकिंग भी है, सिस्टम्स को जनरेट कैसे करते हैं, एवरीथिंग। अब आपको इन सारी चीज़ों का मिक्सचर बना के और आपको पूरी सिचुएशन को देखना पड़ेगा, और फिर जब आप उसको स्टडी करेंगे कि हाँ अब यहाँ पर मैं इस पोजीशन पे हूँ, फिर अकॉर्डिंगली आपको एक्ट करना पड़ेगा। आप किसी भी एक स्किल को एक ही सिचुएशन पे लगा के आप उसको कभी भी सॉल्व नहीं कर सकते। अगर आप कोशिश करेंगे कि ये ठीक हो जाए, लेकिन आपको यही नहीं पता कि ये अंडर योर कंट्रोल है या ये बियॉन्ड है, तो फिर आप डेफिनेटली कैसे उस पर आगे जो है वो फर्दर प्रोसेस करेंगे। तो डेफिनेटली इट वेरीज़ कि इन्वायरमेंट कैसा है, लोग कैसे हैं, और बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो वेरी करती हैं इसमें। बट बात यह है कि हमने अपने आप को काम रखना है, अपने आप को क्लीन रखना है, और हमने इन तमाम चीज़ों से दूर रहना है। हमारी जो मेंटल हेल्थ है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है। कहीं पे अगर आपको लगता है नहीं सुन रहा, नहीं हो रहा, नई चीज़ें बढ़ रही, आप उन चीज़ों को उस वक्त छोड़ दें, रिलैक्स करें, अपने बारे में सोचें, अपने अपने जहन को आप काम रखें। नहीं है तो नहीं है, ठीक है। बहुत सारी जगहों पे आपको इसका मतलब हार मानना नहीं होता, इसका मतलब अपनी मेंटल हेल्थ को प्रायोरिटी देना होता है। सिंपल इज़ दैट। मैं तो सिर्फ यही कहता हूँ। बिल्कुल सर। अगर एक इंसान रूडली बात करता हो और उसको ये रियलाइज ही ना होता हो कि मेरे बात करने का स्टाइल ये है, बल्कि उल्टा उस इंसान का ये स्टांस हो कि मैं तो रूड हूँ ही नहीं, मैं रूड है, तुम हो, ये है, मैं तो हूँ ही नहीं। ऐसे में क्या करना चाहिए, कैसे रिएक्ट करना चाहिए? देखिए ये तो वही वाली बात है ना, अब जैसे मैंने अभी शुरू में बताया, कुछ लोग उनकी आदत ही ऐसी होती है। अब जैसे मैंने आपको बताया कि कुछ लोग होते हैं रूखे, वैसे अंदर से ठीक होंगे लेकिन बस बात ही ऐसी करते होंगे। अब क्या करेंगे, उनको ठीक करना है तो फिर वो आहिस्ता आहिस्ता ठीक करेंगे आप उनको, और अगर नहीं तो फिर छोड़ दें। ठीक है आप ऐसे हैं तो हम भी ऐसे हैं, ठीक है, लेकिन आप नॉर्मल रहें। यूजली हम बाहर जाते हैं, कलीग्स वगैरह को, क्लाइंट्स को, बॉसेस के साथ मिलते हैं, बैठते हैं, बात करते हैं, हमें हर तरह के लोग मिलते हैं। अब मैं कॉन्फ्रेंसेस में जाता हूँ, 200 300 400 लोग बैठे होते हैं, उसमें से 2-4 ऐसे ज़रूर होते हैं जो कोई ना कोई बदतमीज़ी करते हैं। हालांकि उम्र में वो 50-60 साल के होते हैं, बड़े पढ़े लिखे होते हैं, PhDs भी होते हैं, बट वो चीज़ों को रियलाइज़ ही नहीं कर रहे होते। अब मैं वहाँ पर आइडेंटिफ़ाई क्या करता हूँ, मैं आइडेंटिफ़ाई ये करता हूँ वहाँ पर कि उनको शायद ये फ़ील होता है कि मेरी एज भी ज़्यादा है, मैं पढ़ा हुआ भी ज़्यादा हूँ, बट वाई आई एम नॉट ऑन द स्टेज, या मैं इस मकाम पे नहीं पहुँच पाया, या मैं कामयाब नहीं हो पाया। तो ये कुछ चीज़ें होती हैं जो लोगों को अंदर ही अंदर खा रही होती है, जिसकी वजह से लोगों का बिहेवियर जो है वो चेंज हो जाता है हमारे साथ। तो ये भी एक बात होती है। तो लोगों की जो अपनी नाकामियाँ होती हैं, लोगों की अपनी वटएवर जो ख्वाब होते हैं पूरे नहीं हो पाते, तो वो एग्रेशन भी बाहर निकल रही होती है बाज़ औक़ात। तो हमें लगता है वो सारी चीज़ें जो है ना हमारे लिए हो रही हैं, लेकिन वो बेचारा सामने वाला खुद ही परेशान होता है। तो बहुत दफ़ा ये चीज़ें भी होती हैं, तो हमें उन चीज़ों को भी देखना होता है। ठीक है, तो जिनसे हमने कम मिलना है उनके साथ तो हम इग्नोर कर सकते हैं, अवॉइड कर सकते हैं। तो हमारे फ्रेंड सर्कल में कुछ लोग ऐसे हों, तो मेरा क्वेश्चन ये कि उसको हम डिसरिस्पेक्ट कंसिडर करेंगे, या हम बस उसके साथ ये समझ के एक्सेप्ट कर लें कि ये है ही ऐसी, इसका स्टाइल ही ऐसा है, आपको ये इसी हाँ तरह हाँ बात करती है। बिल्कुल ऐसी है, आपको बर्दाश्त करना पड़ेगा। देखें बात वही है कि आप एक चीज़ अगर ठीक नहीं हो सकती तो या तो आप उसको छोड़ दें या फिर आप उसको बर्दाश्त कर लें, सिंपल इज़ दैट। मैं आपको एक सिंपल सी एग्जांपल दूं, हम पाकिस्तान में रह रहे हैं, परेशान सारे हैं, ठीक है ना, हम सब परेशान हैं, लेकिन हम जा नहीं सकते इसलिए रह रहे हैं।
जिस दिन मौका मिल गया उस दिन चले जाएंगे। तो बात वही है, अब आप उसको अगर छोड़ सकते हैं तो छोड़ दें, नहीं छोड़ सकते तो रहना पड़ेगा। तो सिंपल सी बात है। नाइस, मतलब छोड़ तो सकते हैं। मेरा क्वेश्चन ये था कि उसको हम डिसरिस्पेक्ट कंसीडर करें या नहीं, क्योंकि रिस्पेक्ट तो बहुत इंपॉर्टेंट है ना किसी भी रिलेशनशिप में। हाँ, तो फिर तो हम उसको किस कैटेगरी में वहाँ पे फिर आप रखेंगे? सेटिंग द बाउंड्रीज़ पे चले जाएँ। बाउंड्रीज़ कैसे सेट करते हैं वो मैंने आपको बताया था। बाउंड्रीज़ आप ज़रूरी नहीं है बोल के सेट करें, आप अपने एक्टिविटीज़ के थ्रू भी बाउंड्रीज़ को सेट कर सकते हैं ना। आप कम बात करें, बात ही ना करें, 4 सवाल किए जाएँ, 2 का जवाब दें, 2 का ना दें, 2 में हाँ हूँ करके इधर-उधर मुँह कर लें, या कोई एग्ज़ाम्पल दे दें या बात को घुमा दें। दिस इज़ हाउ यू डू। बाउंड्री सेट करना शुरू कर दें। अच्छा, बाउंड्री सेट में हम लोग अक्सर बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो जाते हैं, या बाउंड्री सेट करते हुए हमें लगता है कि हम सिर्फ बोलेंगे कि ये मत करना। नहीं, आप वहाँ पे कुछ सिग्नल्स दे दें, ठीक है? इस तरह से आप बाउंड्रीज़ अपने सेट कर सकते हैं। तो हमारे साथ काफ़ी हो रहा होता है, हमसे लोग बात कर रहे होते हैं, तो हम इसी तरीके से बिहेव करते हैं। अब जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ, अब आप देखिए आप उसको किस तरह से अपने उसमें इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं। हमारे पास क्लाइंट्स आते हैं, वो बड़े टिपिकल किस्म के क्लाइंट होते हैं ना, जो हम आइडेंटिफ़ाई कर लेते हैं कि अगर हमने इसके साथ काम किया तो ये हमें बहुत परेशान करेगा, कॉल्स करता रहेगा। तो हम क्या करते हैं, उसको कॉस्ट इतनी ज़्यादा बता देते हैं अपनी चीज़ों की कि वो खुद ही पीछे हट जाता है कि नहीं यार, ये तो इसके साथ तो काम नहीं कर पाएंगे। तो ये भी एक तरीक़ेकार होता है। तो ये हमारा बाउंड्री सेट करने का तरीका है। अब हम उसको बोलते हैं नहीं भाई, हमें तुम्हारे साथ काम नहीं करना, तो प्रॉब्लम क्या क्रिएट होगी, हमारी रेपुटेशन ख़राब हो जाएगी कि यार एक तो हम आए हैं और इसने हमें मना कर दिया। वो 10 लोगों को जाके बाहर बता देगा। अब हम बोलेंगे भाई ये कॉस्ट है, वो बोलेगा नहीं यार ये तो बहुत ज़्यादा है, मैं अफोर्ड नहीं कर सकता। हम बस उस पर 2-3 बात करेंगे, सर यही है, अब आप कर सकते हैं तो देख लो, बात ख़त्म। अब उसको लगेगा हाँ यार ये तो अफोर्डेबल ही नहीं है, वो चला जाएगा। तो ये हमने एक बाउंड्री ही बनाई है, लेकिन हमने बोल के नहीं बनाई, हमने उसको अलग तरीके से बनाया। तो ये मुख्तलिफ़ तरीक़ेकार होते हैं जिस पे हम जो है वो बात करते हैं। सर घर के अंदर रह के ऐसा भी हो सकता है कि आप अपनी एक्टिविटीज़ इतनी बढ़ा दें, जैसे ऑनलाइन क्लासेस आप लेना शुरू कर दें, तो उसमें ये है कि आपका कम से कम इंटरेक्शन होगा सामने वाले बंदे से, क्यों आपको पता होगा कि ना आपकी क्लास शुरू होने वाली है, आपको होमवर्क करना है, असाइनमेंट देना है या टेस्ट अपने आपका आप आ को रहा है। एंगेज कर लें, बिल्कुल बिल्कुल अपने आप को एंगेज कर लें। दूसरे को भी पता होगा कि इसकी क्लास का टाइम है, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आप पूरी रखें, मतलब घर की जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं वो आप पूरी करें, और फिर आप अपने कमरे में आके अपना उस पर तैयारी शुरू कर दें। बहुत अच्छी तो बात है। कोई देखिए नहीं मैं कह यहाँ सकता। पे आपको बताऊँ, आपने बिल्कुल अच्छी बात की। आप अपने सारे काम वक्त पे कर लें, अपने आप को मैनेज कर लें, अपना टाइम मैनेज कर लें, अपनी फीलिंग्स, अपने इमोशंस मैनेज कर लें, कम्युनिकेशन अच्छी कर लें। कोई आपसे, मैं कहता हूँ कोई आपको गाली भी दे रहा है, मुस्कुरा के बोलें अच्छा ठीक है, दैट्स इट। आप देखिएगा वो उसको लगेगा वो गाली उसने खुद को दे दी। ये एक अंदर ही, उसके अंदर ही फ़ील होगा कि यार मैंने उसको ये बात बोली है जिसको फ़ील ही कोई नहीं हुआ। तो वो खुद बैड फ़ील करना शुरू कर देगा सामने वाला शख्स। अपने आप को मैनेज कर लें, अपनी चीज़ें किसी को बोलने का मौका ना दें, अपने आप को एंगेज कर लें अच्छी चीज़ों में, दैट्स इट। अगर कोई बोले तो बोलने का मौका ही नहीं मिलेगा ना, आपने सारे काम तो कर लिए, सिंपल इज़ दैट। अच्छा, दूसरी चीज़ ये होती है, मैंने एक प्रैक्टिस अक्सर लोगों में देखी है कि लड़कियां जो होती हैं वो ऑनलाइन क्लासेस वगैरह लेती हैं, तो उस पे बहुत वो होता है कि ये उसमें लगी हुई हैं। तो एक प्रैक्टिस जो है वो की गई थी कि ऑनलाइन कुरान की भी क्लासेस होती हैं, कुकिंग की भी होती हैं और बहुत सारी होती हैं। तो वो क्या करती हैं कि अपनी सास को या अपनी जो देवरानी वगैरह जो भी हैं, उनको भी उसमें बिठा देती हैं कि लैपटॉप खोला, क्लास हो रही है, आप भी आएँ, आप भी बैठ जाएँ। तो वो भी देखते हैं कि बड़ा अच्छा, तो उनको भी इन्वॉल्व करें, ठीक है? उससे ये होता है कि वो जब एंगेज होंगी ना इन चीज़ों में, तो उनको भी पता चलेगा, उनके भी ज़हन जो है ना थोड़ी सही जगह पे आएगा। तो उससे बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है कि आप उनको भी इन्वॉल्व कर दें, उनको भी कुछ डॉक्यूमेंट्स वगैरह निकाल के उनको दे दें, ये देखें ये मैं पढ़ रही हूँ, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो वो एंगेज होंगी, तो उससे भी आप देखेंगे आपके साथ उनका बिहेवियर बेहतर होने लगेगा, अगर आप टाइम स्पेंड इस तरह से उनके साथ करेंगे। तो बहुत सारे तरीक़ेकार हैं जिनको आप अपना सकते हैं। हाँ, और सर इसके अलावा असर्टिव कम्युनिकेशन के लिए, जैसे कम्युनिकेशन के 3 टाइप्स थी, जी, पैसिव, अग्रेसिव और असर्टिव, ये भी आपने पढ़ाई थी, इसका भी बहुत फ़ायदा हुआ। क्या-क्या थी, आप कि ज़रा रिवाइज़ कीजिएगा। सर कम्युनिकेशन की एक तो स्टार्टिंग से हमने वो टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन की, वर्बल है, नॉन वर्बल है, रिटन है, ये सब थी। इसकी 2-3 एग्जांपल दे देती हूँ। वर्बल में जैसे स्पीकिंग है, कन्वर्सेशन है, ऑडियो मैसेज वगैरह। इसी तरह से नॉन वर्बल में बॉडी लैंग्वेज, फेशियल एक्सप्रेशंस है, आई कॉन्टैक्ट, टोन है।
इसी तरह से रिटन में ईमेल है, व्हाट्सएप है, रिपोर्ट्स हैं या रोड साइंस हैं, ये सब इन 3 की टाइप्स हो गई हैं। इसके बाद बैरियर्स टू कम्युनिकेशन में आपने फिजिकल बैरियर और इमोशनल बैरियर करवाए थे कि क्या हिंड्रेंस आती है, तो वो जैसे नॉइज़ है, पुअर इंटरनेट है, डिस्टेंस है, एंगर, फियर, स्ट्रेस, ये सब जो है ना बैरियर्स हैं कम्युनिकेशन के। इसके अलावा लैंग्वेज बैरियर होता है कि डिफरेंट लैंग्वेजेस होती हैं, तो ये सब कुछ। और फिर अजम्पशंस, जंपिंग टू कंक्लूजन्स, कि एकदम से आप सामने वाला अपनी बात आधी कर रहे हो और आप उसकी कंक्लूजन पे जंप करते हैं कि ना हाँ शायद इसका यही मतलब है। और लिसनिंग भी जो है ना बैरियर है कि आपने मतलब सही से सुना भी नहीं, और ये जिसे कहते हैं ना आधा सुना और पाओ मतलब क्वार्टर आपने अंडरस्टैंड किया उस चीज़ को, और आपने रिस्पॉन्स करना शुरू कर दिया। और रिस्पॉन्स एकदम से शुरू कर दिया। सर इसके बाद आपने एक्टिव लिसनिंग टेक्निक्स बताई थी, मेंटेनिंग अटेंशन, फोकस ऑन स्पीकर, डोंट इंटरप्ट, ये सारी चीज़ें एक्टिव लिसनिंग टेक्निक्स थी। केस स्टडीज़ था हमारा उसके बाद, और उसके बाद जो है ना आपने असर्टिव कम्युनिकेशन का बताया था कि एक पैसिव होती है, एक एग्रेसिव होती है और असर्टिव होती है। जैसे पैसिव में ये है कि वट एवर यू वांट, अगर कोई आपसे कुछ कह रहा है तो आप कहें वट एवर यू वांट, ठीक है। दूसरा एग्रेसिव है कि आप ये कहें कि ना मैं अपने तरीके से कर रहा हूँ जैसे मैं बेहतर समझता हूँ। तीसरा असर्टिव है कि आप कहें कि ना मैं आपका पॉइंट ऑफ व्यू अंडरस्टैंड कर रहा हूँ लेकिन मुझे ये ज़्यादा बेहतर लग रहा है, या मेरा पॉइंट ऑफ व्यू थोड़ा डिफरेंट है। सही, ठीक हो गया। अच्छा, अब कम्युनिकेशन तो आपने बता दिया, आप सेटिंग बाउंड्रीज अगर कोई और रिव्यू करना चाहे। बाउंड्रीज की वैसे हमने काफ़ी अभी बात कर ली थी, और भी अगर कोई यस बताना चाहे। सर, बाउंड्रीज में आपने ये बताया था कि 3 तरह की बाउंड्रीज होती हैं, एक रिजिड है, पोरस है और हेल्दी है। तो रिजिड भी नहीं होनी चाहिए कि बिल्कुल ही आप रिलेशनशिप्स ना बनाएं और बिल्कुल ही कट ऑफ हो पे रहें, कुछ भी इंटरेक्शन ही ना हो। और पोरस भी नहीं होनी चाहिए कि जिसका जो दिल चाह रहा है वो करता जा रहा है। हेल्दी होनी चाहिए जिसमें आप भी इमोशनली मेंटली पीस पे रहें और दूसरा भी। और फिर उसमें आपने कुछ साइंस बताए थे कि कौन से साइंस हैं जिससे पता लगता है कि आपको बाउंड्री कहाँ पे सेट करने की जरूरत है। एक है इफ यू फील गिल्टी व्हेन यू से नो, चाहे अगर आपने खुद को भी नो कहना है और आपको गिल्ट फील हो रहा है तो ये इतनी इसकी बाउंड्री होनी चाहिए। या पीपल फ्रीक्वेंटली टेक एडवांटेज ऑफ यू, बार बार आपको लगता है, तो यहाँ पे भी बाउंड्री होनी चाहिए। यू फील इमोशनली ड्रेन्ड, यू कॉन्स्टेंटली सेक्रीफाइस योर नीड्स, यू अवॉइड कॉन्फ्रंटेशन, यू फील रिजेंटफुल आफ्टरवर्ड्स। और एक्चुअली ये इंटर रिलेटेड ही है कि उस वक्त आप कर नहीं पा रहे होते हैं और इमोशनली इफेक्ट भी हो रहे हैं, रिजेंटमेंट क्रिएट हो जाती है, एंगर क्रिएट हो जाता है, तो इट मीन्स के इस पे काम करना चाहिए। आप पहले से उसको बाउंड्रीज को सेट कर लें। और फिर उसमें आपने बताया था कि ये क्यों होनी जरूरी है, क्योंकि अगर ये नहीं होंगी तो फिर कहीं ना कहीं हम स्ट्रेस और एग्जॉस्ट हो जाते हैं या रिस्पेक्ट का इशू आ जाता है। और उसके अलावा बाउंड्री सेट करने के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि आप खुद पे काम करें, लोगों पे भी करें और इमोशंस पे करें। और फिर आपने टाइप्स बताई थी, फिजिकल बाउंड्री, इमोशनल बाउंड्री, वर्बल, टाइम, वर्क, स्पिरिचुअल, फाइनेंशियल। तो हर एक कैटेगरीज में डिफरेंट चीज़ें प्रोटेक्ट हो रही होती हैं, किसी में आपकी एनर्जी, किसी में थॉट्स, किसी में बिलीव्स। और जैसे टाइम बाउंड्री में टाइम प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं आप, वर्क बाउंड्री में वर्क प्लेस पे अपने लिमिट्स कि कितना काम आपने करना है। इस तरह फाइनेंशियल में कौन सी चीज़ें शेयर करनी है, कौन सी नहीं करनी। और बाउंड्री सेट करने के लिए दूसरे इंसान के अकॉर्डिंगली डील करना है। किसी को आपने इग्नोर करके भी उसका सवाल बाउंड्री क्रिएट हो जाएगी, किसी को आप कुछ ऐसा इनडायरेक्ट जवाब दे दें या एक कैजुअल वे में दे दें। मतलब जरूरी नहीं है कि हर एक को आपने रिजिडली ही कहना है कि मुझसे ये मत पूछो, ये मत कहो, ये मत करो। अपने बिहेवियर से आपने वो बाउंड्री सेट करनी है। और आपने बताया था कि डील एवरी सिचुएशन, रिलेशनशिप एंड इमोशन अकॉर्डिंगली। और पर्पस ये नहीं होना चाहिए बाउंड्री सेटिंग का कि हमने दूसरे को कंट्रोल करना है। पर्पस ये है कि हमने अपने आप को मैनेज करना है और हैंडल करना है सिचुएशंस को। तो हर जगह बिल्कुल स्ट्रेट भी नहीं होना, बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड, बहुत रिजिड, और बहुत ज्यादा ये भी नहीं होना कि जो दूसरे कर रहे हैं वो भी ठीक है। तो बाउंड्रीज में एक्सीलेंट, एक्सीलेंट, लिमिट्स माशाल्लाह आप सब लोगों को बहुत अच्छे से सारी चीज़ें याद हैं। थोड़ा सा पॉइंट ऐड कर दूँ इसमें जी जी बिल्कुल। जो आपने करवाया था। एक आपने ये भी बताया था कि साइंस यू नीड बेटर बाउंड्रीज,
कि यू फील गिल्टी सेइंग नो या पीपल फ्रिक्वेंटली टेक एडवांटेज ऑफ यू। एक चीज़ आपने बताई थी कि व्हाई पीपल स्ट्रगल विद बाउंड्रीज, के कुछ लोग ऐसे होते हैं ना, जैसे हमारे भी इसमें आई डोंट नो द नेम, लेकिन वो हैं जिन्होंने कहा था कि ना मैं बाउंड्रीज नहीं सेट कर पाती, मतलब छोटा लिहाज बीच में आया था या कुछ। तो एक तो ये चीज़ होती है कि फेयर ऑफ रिजेक्शन है कि सामने वाला बुरा ना मान जाए। पीपल प्लीजिंग होता है कि आप चाहते हैं कि ना हर कोई आपको पसंद करे। फैमिली प्रेशर होता है या फियर ऑफ कॉन्फ्लिक्ट होता है कि हम अगर बाउंड्री सेट करेंगे तो लड़ाइयाँ हो जाएंगी। या लो सेल्फ एस्टीम होता है कि ना आप अपने नीड्स को लेस इम्पोर्टेंट समझते हैं। एग्जैक्टली ये जो हमारा नेक्स्ट सेशन होगा वो सेल्फ वर्थ और कॉन्फिडेंस पे होगा। जब आप अपनी सेल्फ वर्थ को समझेंगे ना, आप बाउंड्रीज खुद ब खुद सेट करना शुरू कर देंगे। हम लोग असल में सेल्फ एस्टीम आपने बताया था किस पे करेंगे आप। हम अपनी कोई वर्थ नहीं समझते, हम अपनी कोई वैल्यूज़ नहीं हमारी होती, तो फिर हमें बाउंड्री सेट करने में प्रॉब्लम होती है। लेकिन सेल्फ वर्थ का मतलब ये भी नहीं है कि आप अपने आप को बहुत कुछ समझें और बोलें कि अब तो मेरे सामने कोई कुछ नहीं है। लेकिन सेल्फ वर्थ का मतलब है कि एटलीस्ट आपको खुद अपनी इज्जत करनी चाहिए, ठीक है ना। जब आप अपनी इज्जत करेंगे तो बाउंड्रीज आप अच्छे तरीके से सेट कर पाएंगे। आपने इसमें ये बताया था कि हाउ टू सेट बाउंड्रीज इफेक्टिवली, उसमें 4 स्टेप्स थे कि आइडेंटिफाई योर लिमिट, कम्युनिकेट क्लियरली, बी फर्म एंड रिस्पेक्टफुल एंड फॉलो थ्रू। तो ये 4 चीज़ आपने बताई थी कि ना इसमें बाउंड्रीज कैसे इफेक्टिवली सेट हो सकती हैं। अगर इसमें से एक चीज़ भी नहीं होगी तो बाउंड्री आपकी स्ट्रांग नहीं होगी। एग्जैक्टली, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, अब हमारा जो लास्ट था, थर्ड वीक था, यानी अब तक का जो लास्ट था, उसमें टाइम मैनेजमेंट, ओवर थिंकिंग, स्ट्रेस कंट्रोल और बिल्डिंग डेली सिस्टम, इसको कौन बताएगा। अब हमारे पास 10 मिनट हैं, उसके बाद फिर हम क्लोज करेंगे सेशन को। सर बिल्डिंग डेली सिस्टम हुआ था? जी हमारा भी तो हुआ है मंडे को। अच्छा, मंडे को जो हुआ था। स्ट्रेस मैनेजमेंट, ओवर थिंकिंग में आपने ये बताया था कि ओवर थिंकिंग का सिंपल रूल है कि अगर बहुत ज्यादा सोचने से कोई रिजल्ट निकल रहा है ठीक है, अगर नहीं निकल रहा है इट मींस ये ओवर थिंकिंग है। और बिल्कुल स्ट्रेस ना लेना ये भी हेल्दी नहीं है, और बहुत बड़ी बड़ी बातों पर नॉर्मल रहना ये भी ठीक नहीं है। तो इनमें से आपको दरमियान में रहना है। और फिर अपने सिग्नल्स बताए थे स्ट्रेस के, फिजिकल सिग्नल्स होते हैं, हेडेक, फटीग, स्लीप प्रॉब्लम्स। मेंटल स्ट्रेस के ओवर थिंकिंग, इरिटेबिलिटी, लैक ऑफ कंसंट्रेशन। और बिहेवियरल कुछ सिम्टम्स होते हैं जैसे प्रोक्रेस्टिनेशन, आइसोलेशन, इमोशनल ईटिंग। तो इसकी आपने एक टेक्निक बताई थी, स्टॉप टेक्निक, एस स्टॉप, टेक अ ब्रेथ, ऑब्जर्व, प्रोसीड वाइजली, व्हाई, व्हाट, एटसेट्रा। अच्छा, और ओवर थिंकिंग क्या था कि जी बोलिए, कंप्लीट करें। ओवर थिंकिंग में कि एक ही इशू को बार बार सोचते रहना, लूप्स में सोचते रहना, और उसमें कोई सोल्यूशन नहीं निकल रहा बल्कि मजीद प्रॉब्लम्स पैदा हो रही क्योंकि आप बहुत ज्यादा डिटेल में सोच रहे हैं। और फिर आपने लॉस बताए थे काफी सारे। अच्छा, मुझे बताइएगा कि स्ट्रेस कब अच्छी है और स्ट्रेस कब बुरी है। स्ट्रेस अच्छी है, जैसे आपने लेवल्स ऑफ स्ट्रेस बताए थे कि एक हमारा कंफर्ट जोन और बोर्डम है, वहां पे तो स्ट्रेस होता ही नहीं क्योंकि हम कुछ भी ऐसा कर नहीं रहे होते हैं, इजी बहुत ज्यादा ले रहे होते हैं चीजों को। एक है ग्रोथ जोन, एक ऑप्टिमल लेवल है जिसमें थोड़ा बहुत चैलेंज होता है, थोड़ी बहुत फटीग है, लेकिन हमारी कैपेसिटी के अंदर वो चीज है, वहां पे स्ट्रेस होना चाहिए क्योंकि फिर ही हमारी ग्रोथ होगी और लर्निंग होगी। अगर इससे ज्यादा ओवर ज्यादा स्ट्रेस हो जाएगा तो फिर वो डिस्ट्रेस और बर्न आउट में चला जाएगा। तो परफॉर्मेंस के बढ़ने के लिए ग्रोथ एक लेवल है आपकी, उसमें उस हद तक स्ट्रेस अच्छा है, वहां होना चाहिए उतना। वेरी गुड। मेरा भी एक टीवी पे इंटरव्यू आया था, तो संडे को मॉर्निंग में था वो, और संडे को हम रात में यूजुअली सैटरडे नाइट बहुत रिलैक्स होकर सोते हैं, देर से सोते हैं, सुबह देर से उठते हैं, देर से नाश्ता करते हैं, तो ये थोड़ा सा ज़्यादातर ऐसा ही हो रहा होता है। तो मुझे रात में स्ट्रेस हुआ कि यार सुबह, अच्छा वो मॉर्निंग लाइव शो था, रिकॉर्डेड भी नहीं था कि अगर मैं लेट पहुंचूं तो वो रिकॉर्ड हो जाएगा, तो जब चलना होगा चल जाएगा। वो लाइव था, मैं वहाँ पहुँचता तो फिर प्रोग्राम होता, नहीं पहुँचता तो वो प्रोग्राम नहीं होता, या पता नहीं क्या प्रॉब्लम होता। तो मैं रात को जल्दी सोया क्योंकि मुझे स्ट्रेस थी कि मुझे सुबह उठना है, नहीं उठूँगा तो प्रॉब्लम हो जाएगी, ठीक है। रात को जल्दी सोया जिसकी वजह से मैं जल्दी उठ पाया, और जब मैं जल्दी उठा तो फिर मैंने जल्दी तैयारी की कि मुझे वक्त पे पहुंचना है। यूजुअली ऐसे ही होता है कि 15 मिनट लेट भी बंदा पहुंच जाए तो कोई बात नहीं, लेकिन वहाँ पर तो चांस ही नहीं था कि आप लेट पहुँचे, 5 मिनट भी लेट पहुँचे,
क्योंकि अगर वो .9 AM स्टार्ट होना था लाइव प्रोग्राम तो होना था, क्योंकि पूरी टीम वहाँ मौजूद थी, सब कुछ लाइव जा रहा था। तो वहाँ पे फिर मुझे स्ट्रेस हुई कि मैं जल्दी निकलूँ। जल्दी निकलने के लिए मैंने क्या किया, मैंने कुछ खाने की चीज़ें अपनी साथ रख ली और रास्ते में खा ली। तो ये जो स्ट्रेस था ना, ये अच्छा स्ट्रेस था, क्योंकि उसकी वजह से मैं वक्त पे पहुँचा और रिकॉर्डिंग भी हो गई मतलब लाइव प्रोग्राम हो गया। जी मिस मरियम, आपने हैंड रेस किया। वैसे ये जो आप बता रहे हैं कि स्ट्रेस था तो मैं जल्दी से हो गया, मेरे साथ प्रॉब्लम ये होती है कि मेरे कभी अगर प्रेजेंटेशन हो या कुछ ऐसा काम हो, मुझे नींद ही नहीं स्ट्रेस की आती। वजह से मेरी नींद नहीं आती, या पता नहीं वो एक्साइटमेंट होती है या नर्वसनेस होती है कि इतना टाइम रह गया, मुझे सोना चाहिए, जितनी अच्छा, मर्जी एफर्ट कर लो, लेकिन वो इतनी ज्यादा शायद मैं इमोशनल हो जाती हूँ या ये क्या, तो इमोशन कंट्रोल वो में चीज़ आएगा नहीं है। आपके। उसमें ये होता है कि आप अपने आप को स्ट्रेस फ्री कैसे करेंगे, उसकी बहुत सी एक्सरसाइजेज थी, मेरे ख्याल में मैंने आप लोगों को बताई भी थी। मेडिटेशन उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मेडिटेशन जो है वो अभी जो हम लोग वर्ड इस्तेमाल करते हैं, लेकिन पहले ज़माने में अगर हम बात करते हैं तो लोग कहते हैं आप जिक्र करते करते सो जाएं, जिक्र करना शुरू कर दें आपको नींद आ जाएगी, आप दुरूद शरीफ की तस्बीह पढ़ना शुरू कर दें आपको नींद आ जाएगी। आजकल जो है वो हम मेडिटेशन, ये भी मेडिटेशन ही है, नमाज़ पढ़ना मेडिटेशन है। तो लेकिन अब आजकल कहते हैं मेडिटेशन जो है वो आप लंबी ब्रेथ लें, सांस अंदर लें, फिर बाहर निकालें, फिर थोड़ा सा योगा कर लें, उससे आपका स्ट्रेस रिलीज़ होगा। जब स्ट्रेस रिलीज़ होगा ना, खुद ब खुद नींद आ जाएगी। और अगर हम इसको हम अपने इस्लामिक पर्सपेक्टिव से देखें तो जब हम अल्लाह का जिक्र करते हैं तो हमें सुकून मिलता है, सुकून मिलता है, हमारी स्ट्रेस कम होती है, हमें नींद आ जाती है। तो ये तो बेसिकली आपको इस तरह से कंट्रोल करना पड़ेगा। ये आपका इमोशनल स्ट्रेस है जिसकी वजह से आपको नींद नहीं आती। ये पैनिक है बेसिकली, पैनिक, क्या होगा, कैसे होगा, होगा नहीं होगा, सही होगा गलत होगा, ये पैनिक है, ये स्ट्रेस है। तो सर सॉरी टू इंटरप्ट, ये स्ट्रेस में आएगा या ओवर थिंकिंग में आएगा फिर? ये स्ट्रेस में ये तो आएगा। स्ट्रेस नहीं हो रहा, फिर वो ओवर थिंकिंग कर रही है ना, वो सोच सोच के कि भाई इसमें क्या होगा, मतलब कैसे सुबह ये उठूंगी, ये नहीं उठूंगी, ये नहीं आँख आपका खुली जो तो फिर क्या स्ट्रेस होगा? है ना, ये एंग्जाइटी की तरफ जा रहा है। ओवर थिंकिंग समथिंग एक्सट्रीम। ओवर थिंकिंग जब होती है जब आप बहुत आगे का या बहुत पीछे का सोचते हैं। बहुत आगे से मुराद ये आप आगे के 10 साल का सोच रहे हैं कि क्या होगा, ये ओवर थिंकिंग है, ठीक है। और अगर आप ये सोच रहे हैं कि बहुत पहले 10-20 साल पहले ये हुआ था, तो वो ओवर थिंकिंग हो रही है। अगर 2 दिन 4 दिन तक की बात है तो ये स्ट्रेस आपका एंग्जाइटी की तरफ जा रहा है। तो सर उसमें फिर ये तस्वीर अगर कर भी लो फिर भी ये कम ना हो रहा हो, और कोई टेक्निक है, डीप ब्रीदिंग भी करें सब कुछ और रिलैक्स भी कर लें अपने आप को कि अच्छा हो जाएगा, इतने कोई परेशानी भी नहीं है, लेकिन वो फिर भी शायद इमोशनली इतने यू हैव टू ज्यादा प्रैक्टिस, चार्ज हुए हुए यू हैव होते टू हैं। प्रैक्टिस ऑन इट ना। आपका भी ये बचपन से ही प्रॉब्लम होगा। कहते हैं ना वो पुरानी आदतें जो हैं इतनी आराम जी से जी, नहीं वो जाती। पेपर तैयार है तो नींद उड़ गई, जी इंटरव्यू जी है जी, नींद उड़ गई, कुछ ये अच्छा हो गया आदत बन नींद उड़ गई, जाती है। बड़ा हो गया। ये बेसिकली आदत बन जाती है हमारी। हम बहुत दफ़ा हमारे साथ बचपन से होता रहता है, तो ये आदत में शामिल हो जाता है। आपको इसके ऊपर इस तरह वर्किंग करनी पड़ेगी, आहिस्ता आहिस्ता ये सही होगा। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं उनको स्ट्रेस ही नहीं होती, हाँ देख लेंगे हो जाएगा, वो भी ठीक नहीं है। बहुत सारे लोगों की ये आदत ही होती है, लेते ही नहीं है, बिल्कुल ही स्ट्रेस नहीं लेते। सर अस्सलाम वालेकुम। सर किसी भी ट्रॉमा से निकलने के लिए हमें क्या करना होगा? लाइक सडनली कोई आपको चीट कर जाए तो फिर आप क्या कर सकते हैं उसके लिए? ट्रॉमा से निकलने के लिए देखें, सबसे पहले तो आपने अपने आप को ही काम करना पड़ेगा। आपने सबसे पहले तो ये होता है कि जिसे आप अक्सर कहते हैं ना कि इसमें बेहतरी ही होगी, अपने आप को ही फिर आपको कॉन्फिडेंस में लाना पड़ता है कि इसमें बेहतरी थी, मैं बच गया, मैं बच गई, ठीक है। दूसरी चीज़ ये होती है कि बुरी चीज़ आपसे जब दूर हो जाती है ना, तो आपको रिलैक्स होना चाहिए कि ये बुराई ज़्यादा मेरे साथ नहीं चली, ठीक है ना। ज़्यादा चलती तो फिर आपका नुकसान भी ज़्यादा होता। लेकिन सर उसमें अभी भी जैसे ऐसा है कि नुकसान खुद बंदे का ही ज्यादा है, और अगर किसी अपोजिट बंदे से बात की जाती है तो वो आपको यही मैनिपुलेशन और गैस लाइटिंग के आपकी वजह से ही ये सब कुछ हुआ है और इसीलिए आपके साथ ये चीट हुआ है, और फिर ये जो है ना सारा कुछ मतलब सब आपकी वजह से हुआ है। तो वहाँ पे सेल्फ डाउट भी आ रहा है। तो ये सब चीजों को कंट्रोल कैसा किया जाए, क्योंकि तो एक तो ट्रॉमा हो गया और फिर आपको आपका लॉस भी नजर आ रहा है काफी ज्यादा आगे जाके, फ्यूचर का भी और प्रेजेंट का भी। देखें, दो चीज़ें हैं, एक नुकसान हो गया ना तो बस वहाँ से तो आप पलट जाएं, छोड़ दें उसको, ठीक है। फॉर एग्जांपल मेरा एक शीशे का ग्लास मुझे बहुत प्यारा था, वो गिर गया, टूट गया, बात ख़त्म हो गई। उसको साइड में करें, उसको फेंक दें, गया तो गया। सबसे पहले तो आप उस कंडीशन से अपने आप को निकाल दें कि हो गया,
दैट्स इट, नाउ आई एम सेफ, अब यहाँ से मैं निकल गई। दूसरी चीज़, जो थर्ड पार्टी आती है ना बीच में, जो तीसरा पर्सन आता है, उसको तो आपने मुँह ही नहीं लगाना, ठीक है ना। वो तो कोई भी हो, वॉटेवर, वो हमेशा आपको गलत ही गाइड कर रहा होगा, अनटिल अनलेस कि वो आपका बहुत करीबी है, आपके पेरेंट्स हैं आपके बहुत, तो वो तो एक अलग बात है। वो तो आपको अगर कुछ भी कह रहे हैं, अच्छा कह रहे हैं, बुरा कह रहे हैं, तो शायद उनके साथ उन्होंने कुछ देखा होगा, तो फिर आप उनसे वो करें, क्रॉस क्वेश्चन करें ना, क्यों है, क्या है, समझाएं मुझे, बताएं मुझे। और अगर कोई ऐसा थर्ड बंदा है, वो सिर्फ ऐसे ही आपसे बात कर रहा है, आपको खुश हो रहा है, आपकी तकलीफ़ में खुश हो रहा है, तो उसको तो आप छोड़ दें, उसको ना टेंशन लेने की, उसकी बात पे कोई सोचने की कोई चीज़ बात है, और ना आपको उसको जवाब देना चाहिए, सिंपल सी बात है। बट सर, जिसने चीट किया या जिसने मतलब धोखा पूरा मतलब मैनिपुलेशन की स्टार्टिंग से लेकर एंड तक, और फिर एंड में ऐसा चीट कर दिया, तो उसमें फिर वही बंदा कहे कि आपकी वजह से ही ये सब कुछ हुआ है। नहीं तो देखें, तो तो रिलेशन फिर अब उसको ना तो आप ठीक कर वो सकते हैं, ना आप लड़ सकते हैं, जी ठीक है ना। तो सामने वाला तो था ही गलत ना, तो अब आप लड़ेंगे तब भी फ़ायदा नहीं है, आप खामख़ा में अपनी टॉक्सिक अपने अंदर बढ़ा रही हैं, और ठीक वो हो नहीं सकता। सही। तो अब यहाँ लेकिन ऐसे फ्यूचर में मौके में उससे तो फिर आपको ठीक है। मतलब फ्यूचर में उससे दोबारा वास्ता पड़ सकता है चीजों के लिए, काफी चीजों के लिए, कि ये चीज चाहिए, या मतलब किसी भी तरीके से उससे कनेक्शन बिल्ड करना पड़ जाएगा। तो उस सिचुएशन में क्या करना चाहिए? अभी तो हम मतलब उसको छोड़ सकते हैं, ठीक है, आप अपने रास्ते, हम अपने रास्ते, लेकिन फ्यूचर में जब मैं समझ गया, कांटेक्ट करना उसमें पड़े दो तो फिर चीज़ें हैं, एक तो उसमें लीगैलिटीज़ हैं, आप अपनी लीगैलिटीज़ को स्ट्रॉन्ग कर लें, और दूसरा ये है कि आप ठीक है, अपने पीछे सपोर्ट सिस्टम बिल्ड कर लें, बस। सही आपने सही। फ्रंट पे आने की ज़रूरत नहीं है, पहली बात। आपके रिप्रेजेंटेटिव्स होने चाहिए जो आपकी बैक सपोर्ट में होंगे, लीगलिटीज़ आपकी बेहतर होनी चाहिए, अच्छी होनी चाहिए, और यू हैव टू बी स्ट्रिक्ट। अब आपका कोई सॉफ्ट कॉर्नर नहीं बचता। सही सर, इसमें एक चीज हुई है, मैंने लीगलिटीज भी ये चीज कर ली थी, और जो है ना, मैं फ्रंट पे नहीं हूँ। तो ऐसा है कि जो जिस बंदे ने चीट किया है, तो वो बंदा कहता है कि डायरेक्ट मैं इन्हीं से ही बात करूंगा, जो भी बात होगी ना तो फ्रंट पे वही आए, क्योंकि उन्हीं का ताल्लुक है, वही इस चीज को समझेंगे। मतलब अभी भी गैस लाइटिंग और मैनिपुलेशन अभी भी चल रही है। तो तो मैं अभी यू हैव टू इसको बी फ्रंट विद छोड़ना चाह रही समवन, हूँ। यू हैव टू बी इन फ्रंट विद समवन। फिर अब अकेले आपको अगर आना है, मजबूरी है, तो आपके साथ 2-3 फेसेस और होने चाहिए, उसके बाद फिर आप आगे कम्युनिकेट करें। वो इस तरह बात ही नहीं करना चाह रहे ना, तो हम इस टेबल पे कैसे लेकर आए उस बंदे को, कि चलें, ठीक है भाई, मैं इस तरह बेसिक मैं इस फ्रंट पे इस ऐसे तरह आ सकती हूँ फिर। ये एक जनरल क्वेश्चन तो नहीं है, इट्स अ केस बेसिकली। तो इसको जी जी हम, जी 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 मैं समझ गया, मैं करता हूँ आपके साथ फिर, ठीक है, मैं आपको बता दूंगा। जी बाकी सर। कोर्स के हवाले ठीक। से तो हमने सारी चीज़ें ही कर ली हैं, ठीक है। जी सर। तो मेरे ख्याल में सो फार ये रिकॉर्डिंग भी मैं अभी अपलोड करवा देता हूँ, और बाकी मैं आपसे करता हूँ बाद में ना, ठीक है। जी सर। जी सर, थैंक सर बस आइंदा के लिए बाउंड्री सेट, स्ट्रिक्ट बाउंड्री सेट करनी पड़ेंगी फिर। एग्जैक्टली, अब यहाँ सॉफ्ट कॉर्नर कोई नहीं बचता फिर। चलें जी, यू। ठीक है, फिर इंशाल्लाह सही। नेक्स्ट क्लास में आप लोगों से मुलाकात करते हैं। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफ़िज़ सर।